हाँ तो बच्चों, कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं की खोज करते हुए हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अपरिमेय संख्या एक संख्या s जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां q शून्य नहीं है उसे अपरिमेय कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं, s बराबर p अपॉन q नहीं लिखा जा सकता, p बटा q नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। हमने कक्षा 9 में ये पढ़ा था। अब हम वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करते हुए कुछ और गुणों को जानेंगे वास्तविक संख्याओं के, जिसमें धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुण हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नंबर 1 और नंबर 2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। चलिए हम पहले चर्चा करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की। इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। दोनों ही नाम साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेष फल r आए जो b से छोटा हो। उदाहरण के लिए a को इस तरह से लिखा जा सकता है a बराबर बी क्यू धन r, जहां r शेष फल है, साथ ही r 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। ये आपका कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। हम में से काफी लोग इसे लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इसके अनेक अनुप्रयोग हैं, लेकिन हम यहां पर कुछ अध्ययन करेंगे जिनमें से मुख्यतः दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में इस प्रमेय का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम मानते हैं कि a बराबर 10, तो यदि हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए b बराबर 3 मानते हैं, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू धन r, मतलब 10 बराबर 3 गुणा 3 धन 1। ध्यान दीजिए कि r मतलब शेष फल b से छोटा है। b बराबर हमने यहां देख लिया था 3, तो b से छोटा है। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या a के लिए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। a को a बराबर p1 गुणा p2 गुणा p3, इस तरह से काफी सारे नंबर्स हैं जिन्हें अभाज्य या प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं जिनको गुणक के रूप में हम दिखा सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उनका गुणनफल होता है वो। उदाहरण के लिए अब आपने सपोज यहां पर माना आपने कि a बराबर 40, a बराबर 40, हम इसको, ये एक भाज्य संख्या है a, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। 40 बराबर होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 2 की पावर 2 की घात 3 गुणा 5, 2 की घात 3 या 2 का घन कहते हैं इसे, गुणा 5। कि ये जो 40 को हमने लिखा है 2 की घात 3 गुणा 5, ये अद्वितीय है। इसका मतलब कि इसे और
इसके अलावा और किसी तरह से नहीं लिखा जा सकता जो अभाज्य गुणनखंड हो। इसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ यही हो सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। चाहे इनका क्रम चेंज हो सकता है, कभी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्रम क्या रख रहे हैं, लेकिन अद्वितीय रूप में हम 40 को सिर्फ इसी तरह से गुणन खंडित कर सकते हैं। ये दूसरी प्रमेय है। अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के भी काफी सारे प्रयोग हैं, जिनमें से पहला मुख्य प्रयोग ये किया जाएगा कि हम अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। जिन नंबरों को हमें ये दिखाना होता है अपरिमेय, जो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि एक ऐसा नंबर s जिसको p अपॉन q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, जहां पर q 0 नहीं है, उसे अपरिमेय कहते हैं। उस तरह की संख्या हमने कक्षा 9 में पढ़ी थी। इस वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, इस तरह की संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने में, इनकी अपरिमेयता सिद्ध करने में, अपरिमेयता बताने में। दूसरा, जो हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, उनका दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब आवर्ती अशांत होता है, कब टर्मिनेटिंग होता है, कब रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये दिखाने के लिए ये दो प्रयोग हमारे पास होंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का की तरफ हम फिर से आते हैं। ये तो हमने दो प्रमेय बताई कि आपको इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगी। दो धनात्मक पूर्णांक जो हम आपको पहले बता चुके हैं, उसी का विस्तृत रूप में यदि हम कहते हैं तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं, जहां हम लिख सकते हैं a बराबर bq धन r, जो हम पहले बता चुके हैं आपको। यह एल्गोरिथम धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने में इस्तेमाल की जाती है। धनात्मक ही नहीं, ऋणात्मक में भी इस्तेमाल होती है, सिर्फ जीरो को छोड़ के सारे पूर्णांकों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल होती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 3 चरण होते हैं। उदाहरण के लिए आप मानिए कि आपको धनात्मक पूर्णांकों c और d का HCF निकालना है, HCF ज्ञात करना है, निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप देखिए, ज्ञात करना है, ठीक है, जहां पर C D से बड़ा है, C इज बिगर देन D, यानी C D से बड़ा है। तो हम कैसे लिखते हैं इसे, इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करते समय हम लिखेंगे C बराबर D Q धन R, जहां पर R D से छोटा है। ये प्रथम चरण होता है हमारा, स्टेप 1 या चरण 1, जो भी आप कहना चाहें, इसे चरण कहें, स्टेप कहें। C बराबर DQ धन R, जहां R लेस देन D है। अब दूसरे चरण के लिए यदि R 0 आ जाता है, चरण 2 क्या है, चरण 1 में जो हमने C बराबर DQ धन R लिखा है, R जहां शेषफल है और Q भागफल है, यदि R बराबर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो D ही C और D का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF है। मतलब यदि R बराबर 0 हो तो D बराबर HCF, HCF या महत्तम समापवर्तक, जिसे हम हिंदी में म स प लिखते हैं, महत्तम समापवर्तक लिखते हैं। लेकिन यदि R 0 नहीं है तो फिर हम चरण 3 पर चलते हैं। चरण 3 में हम D और R पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। D और R के लिए याद रखिए, यहां हम चरण 1 में किया था हमने C और D पर, अब हम करेंगे D और R पर। वहां हम लिखेंगे D बराबर R P प्लस
या धन R1। R1 हमने क्यों कहा, यहां ये शेषफल है, ये भाजक है और ये भागफल है। यदि यहां R1 0 आ जाता है तो यही हमारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हम जब तक करते रहते हैं चरण 3 हमें तभी इस्तेमाल करना पड़ा है जब R बराबर 0 नहीं आया है। यदि R बराबर 0 आ जाता है चरण 1 में तो D ही C और D का महत्तम समापवर्तक है। उदाहरण के लिए मानते हैं हम कि C बराबर 12 और D बराबर 4, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 12 बराबर 4 गुणा 3 धन 0, अर्थात 4 ही 12 और 4 का महत्तम समापवर्तक है। लेकिन यदि हम ये मानते हैं कि C बराबर 12 और D बराबर 5, तब हम ऐसे लिखेंगे 12 बराबर 5 गुणा 2 धन 2। यहां पर शेषफल 0 नहीं है तो हम चरण 2 लिखेंगे। ये तो हुआ चरण 1। अब चरण 2 हमें लिखना पड़ेगा इस केस में 12 बराबर 5 बराबर, चरण 2 लिखेंगे 5 बराबर 2 गुणा 2 धन 1, यानी ये 5 पर और 2 पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना पड़ा। इसे लगा करने के बाद अभी भी हम देख रहे हैं सेकंड चरण 2 में कि अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं है, तो फिर हम चरण 3 में 2 और 1 पर, ये 2 और 1 पर फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। 1 गुणा 2 धन 0। इस स्थिति में हमारा शेषफल 0 आ गया है, इसलिए जो हमारा ये भाजक है 1 यहां पर, यही अभीष्ट महत्तम समापवर्तक या HCF होगा। मतलब 12 और 5 का HCF या महत्तम समापवर्तक 1 है, लेकिन 12 और 4 का 4 है। यहां देखने वाली बात यह है, ये प्रमेय क्यों इस्तेमाल होती है कि आप ये देखिए म स प, C और D बराबर ही होता है म स प महत्तम समापवर्तक D और R एंड सो ऑन। मतलब देखिए 12 और 5 का महत्तम समापवर्तक भी 1 है, 5 और 2 का भी महत्तम समापवर्तक 1 है, और 2 और 1 का भी महत्तम समापवर्तक 1 है। जितने भी हम चरण लेके चल रहे हैं उन सभी का महत्तम समापवर्तक 1 ही होता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का धनात्मक और ऋणात्मक सभी पूर्णांकों पर इस्तेमाल होती है, 0 को छोड़कर। अब हम उदाहरणों पर चलते हैं। आप किताब के एग्जाम्पल्स देखना चाहेंगे उदाहरण, तो हम किताब के कराते हैं पहले, बाकी भी लेते रहेंगे। जैसे ये किताब में नहीं था, लेकिन अब किताब का ले रहे हैं उदाहरण। किताब में आपकी में है एनसीईआरटी बुक में कि 4092 और 256 और 256 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए और एचसीएफ बताइए। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। 4092 संख्या बड़ी है। हम 4092 बड़ा है क्योंकि 4092 इज ग्रेटर देन, या बड़ा कह सकते हैं, बिगर देन 256। तो हम a बराबर 4092, b बराबर 256 लिख के यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं और लिखते हैं 4092 बराबर 256 गुणा 15 प्लस 252 धन 252। ठीक है, क्योंकि शेषफल 252 यहां आ रहा है, आप देखिए 252 0 नहीं है, इसलिए अब हम 256 व 252 पर इस प्रमेय का उपयोग करेंगे। फिर से लगाते हैं तो कैसे करेंगे, 256
बराबर 252 गुणा 1 धन 4। अब फिर देखते हैं हम यहां पर कि 4 फिर से शून्य नहीं है, 4 इज नॉट शून्य, 4 शून्य नहीं है, तो हम फिर से इस पर लगाते हैं। तो हम फिर से लिखते हैं, इसे कैसे लिखेंगे? 252 और 4 पर लगाते समय 252 बराबर 4 गुणा 63 धन 0। यहां पर हमारा शेषफल शून्य आ गया है और हम प्रक्रिया यहीं समाप्त करते हैं। तो अब देखिए, जो 4 हमारा अंतिम भाजक है, यही 4092 और 256 का महत्तम समापवर्तक है। ध्यान दीजिए कि HCF 4092 256 बराबर HCF, जो महत्तम समापवर्तक के लिए लिखा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF 256 252 बराबर HCF 252 और 4। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से हम किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहलाता है। यहां पर एक बात और ध्यान देने की है बच्चों, कि हम दो धनात्मक पूर्णांकों या संख्याओं a व b का महत्तम समापवर्तक पता कर रहे थे। यदि कहीं पर b a से बड़ा है, जैसे मानो आपको पता करना है 12 और 17 पर आप प्रयोग करना चाहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मसपा ज्ञात करने के लिए, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे 12 बराबर 17 गुणा 0 प्लस 12। तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि हमने ये बोला था कि जहां पर आपका शेषफल शून्य आता है तब HCF आता है या महत्तम समापवर्तक आता है, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारा Q0 आ रहा है। R0 होने पर तो महत्तम समापवर्तक निकलेगा, लेकिन प्रक्रिया के बीच में Q भी 0 हो सकता है। यहां हम 12 और 17 का ही पता कर रहे हैं, तो अब यहां हम दोबारा से करेंगे 17 और 12 पर इस्तेमाल। हमेशा हम A को B से बड़ा मान के प्रयोग करते हैं, तब आपका महत्तम समापवर्तक निकल के आएगा। यदि हम छोटी संख्या को A और बड़ी को B मानेंगे तो फिर से भी हमें प्रक्रिया वही अपनानी पड़ेगी। अब हम पा रहे हैं कि दोबारा से 17 और 12 पर हमें लिखना पड़ेगा कि 17 बराबर 12 गुणा 1 धन 5। लेकिन ऐसी स्थितियां भी आएंगी जहां आपको दो संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाएगा, जहां पर पहली संख्या छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी। उस स्थिति में Q बराबर 0 होगा, अर्थात Q और R दोनों शून्य भी हो सकते हैं।